आज का हमारा जो नया पोर्शन स्टार्ट हो रहा है वो है कैश एंड कैश फ्लो। बेसिकली अगर देखा जाए तो बीपीपी बुक अगर में देखा जाए तो कैश एंड कैश फ्लो की 4 चैप्टर्स है, लेकिन मैंने नोट्स कंपाइल किए हुए अपने और मैं इकट्ठा ही मतलब एक गो में हम सारे कैश के चारों चैप्टर्स इकट्ठे ही करेंगे। 2 इसके अंदर कैलकुलेशन वाले टॉपिक्स हैं, बाकी इसके अंदर थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, ज़्यादा बेसिकली थ्योरेटिकल। तो एक एक करके फिर पढ़ाता जाऊंगा और एट द एंड पहले हम थ्योरेटिकल सारा कवर करेंगे 2 या 3 लेक्चर्स में, फिर उसके बाद एक लेक्चर में या 2 लेक्चर्स में न्यूमेरिकल होगा। तो क्या कहते हैं, और उसकी उसकी कैलकुलेशन था थ्योरेटिकल के भी एमसीक्यूज मिला के मतलब 4 से 5 दिन के अंदर कैश खत्म होगा। तो क्या कहते हैं यार, स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन। बेसिकली कैश होता क्या, नॉर्मली हमें लाइफ में पता है कैश क्या होता है। पैसों को बोला जाता है कैश। बेसिकली जो मनी आपको अवेलेबल होता है ना इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, करेंसी नोट्स या फिर कॉइन्स, वो हमारे लिए क्या होते हैं, कैश होते हैं। नॉर्मल लाइफ में हम कहते हैं तो बिजनेस के लिए भी यही कैश होगा। ऑब्वियसली जो बिजनेस के पास ये करेंसी नोट्स या कॉइन्स हैं तो वो भी कैश होंगे। अच्छा, बिजनेस के लिए अगर देखा जाए तो कैश के अंदर कुछ मजीद चीजें भी इंक्लूड होती हैं करेंसी नोट्स और करेंसी नोट्स या फिर कॉइन्स के अलावा। आपके जितने भी करंट अकाउंट्स होते हैं, अगर आपके अकाउंट्स हैं बैंक में, ऑब्वियसली उनमें भी तो पैसे ही पड़ा हुआ है ना। और वो जल्दी से जल्दी आप निकलो। करंट अकाउंट्स क्या होते हैं कि आप जब भी जाओ आप जाके निकलवा सकते हो। एक होते हैं लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट मतलब आपने बैंक में रखवाए, आप 4 साल 5 साल तक अपना निकलवा नहीं सकते। एक होते हैं करंट अकाउंट जिसमें आप जब जाओ निकलवा लो। नॉर्मली जो एटीएम हम यूज करते हैं तो वो भी आपको कैश के अंदर ही माना जाता है, जिनको हम शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। करंट डिपॉजिट्स या करंट अकाउंट्स भी जो करते हैं, इनको भी कैश का पार्ट ही माना जाता है। इसके अलावा क्या कहते हैं, अगर हम देखें हमारे पास कोई फॉरेन करेंसी है तो ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी चाहे यहाँ चलती नहीं है लेकिन वो कन्वर्ट तो हो सकती है ना कैश में, तो वो भी कैश ही माना जाता है। ठीक है। और कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा डिपॉजिट, कहीं आपने डिपॉजिट किया हुआ है, कहीं आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, दैट कैन क्विकली बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ऐसी कोई भी ऐसी चीज जो क्विकली कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाए। डिपॉजिट चीज नहीं, डिपॉजिट जो क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश। इन चारों चीजों को हम कैश, हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये हमारे पास कैश ही है। तो कैश के बारे में जो है वो बेसिकली क्या कहते हैं, सिर्फ यही रखना है कि या करेंसी नोट्स कॉइन्स या करंट अकाउंट्स फॉरेन करेंसी और डिपॉजिट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। अच्छा, यहाँ तक हमारा हो गया कैश। अब अगर आप बात करो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट जैसे मैं बताया कि 4 साल बाद आपको पैसे मिल सकते हैं अगर आपने डिपॉजिट करवाया। या फिर आप बात करो रिसीवेबल्स जो होते हैं आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कस्टमर को सेल की और अभी आपको पैसे नहीं मिले, या इन्वेंट्री या स्टॉक। इन ये 3 चीजें जो है ना, अगर कभी वो पूछे क्या ये कैश का पार्ट है तो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ कैश। क्योंकि रिसीवेबल तब तक आप कैश नहीं कह सकते जब तक मिल ना जाए, स्टॉक जब तक बिक ना जाए, और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट तो वैसे ही लॉन्ग टर्म डिपॉजिट है, वो तो कैश में जल्दी कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। अच्छा, कैश से ही एक वर्ड निकला कैश फ्लो, जो मैंने यहाँ लिखा है। ये कैश फ्लो के बारे में क्या है, कैश फ्लो का मतलब, फ्लो का मतलब तो आपको पता ही होगा। फ्लो का मतलब क्या होता है कि कह लो कि जाना या आना। ठीक है ना। फ्लो क्या होता है, ये पैसों के हिसाब से। तो अगर हम बात करें कैश फ्लो की, फ्लो का, कैश का जो फ्लो होता है, अब कैश का फ्लो का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इनफ्लो होगा या सिर्फ आउटफ्लो होगा। कैश फ्लो के अंदर दोनों चीजें आती हैं कि पैसों का जाना, यानी अगर कोई कंपनी मनी पे करती है, मनी पेड, और रिसीव्ड बाय द कंपनी। इसका मतलब क्या है, ये कंपनी का ये कैश फ्लो हुआ। जैसे मनी पे, अगर अगर कंपनी ने मनी पे किया तो ये क्या होगा, कैश आउटफ्लो। मतलब कैश फ्लो के अंदर ही टाइप आती है कैश आउटफ्लो। और अगर रिसीव होगा तो क्या होगा, कैश इनफ्लो। अगर आपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ा हो तो उसमें मैं इसी तरह बोलता था कि कैश आउटफ्लो हो रहा है या इनफ्लो हो रहा है, तो वो क्या था, वो कैश फ्लोज थे। कैश फ्लोज आगे डिवाइड है इनटू कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लो। तो ये था कैश फ्लो की डेफिनेशन।
इससे आगे बेसिकली बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ कैश फ्लो। एक वर्ड है नेट कैश फ्लो। अगर कंपनी में कोई बोले यार मैं नेट कैश फ्लो क्या है, तो नेट कैश फ्लो बेसिकली क्या होता है कि आप कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो का डिफरेंस लेते हो। कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो का डिफरेंस लेते हो। अब अगर वो डिफरेंस में या तो कैश आउटफ्लो में से कैश इनफ्लो माइनस किया, अब अगर तो डिफरेंस में कैश आउटफ्लो ज्यादा आ गया, कैश आउटफ्लो ज्यादा है और कैश इनफ्लो कम है, और डिफरेंस आ गया तकरीबन 50 का, जो कि 50 कैश आउटफ्लो ज्यादा है, तो इसका मतलब है आपका इस बार क्या हुआ, कैश से कैश का डेफिसिट यानी कि लॉस हुआ। ऑब्वियसली एक बंदे को लॉस कब होता है, जब उसका आउटपुट ज्यादा हो, उसका इनपुट कम हो। इसी तरह जिसका आउटफ्लो ज्यादा हो, इनपुट इनफ्लो कम हो, उसका क्या होगा, लॉस होगा। उस लॉस को कैश की जुबान में बोलते हैं कि कैश डेफिसिट है। और फॉर एग्जांपल आप लोगों ने डिफरेंस निकाला किसी कंपनी ने, उसका डिफरेंस जो आया उसमें ये सीन था कि कैश इनफ्लो ज्यादा था फॉर एग्जांपल 70 से, तो इस बार क्या 70 से प्रॉफिट, इसको बोला जाता है कैश सरप्लस। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस की जगह क्या बोला जाता है, कैश डेफिसिट या फिर कैश सरप्लस। ये वर्डिंग इस वजह से कि ये हमारे आगे यूज होगी चैप्टर में। तो नेट कैश फ्लो यही होता है इन दोनों का डिफरेंस। अच्छा, इससे अगली टर्म थी फंड्स। बेसिकली फंड्स और कैश में ना फर्क करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि चीजें बात एक ही है। कैश बेसिकली क्या होता है, पैसा। फंड्स होता है अरेंजमेंट ऑफ कैश। जैसे अगर आपने किसी चीज के लिए कैश अरेंज करना है ना, तो आप किसी को ये जाके नहीं बोलोगे कि कैश करो या कैशिंग करो, आप बोलोगे फंडिंग करो। तो जब आपको किसी चीज के लिए पैसा चाहिए होता है ना, तो जब उस वक्त कैश को आप क्या बोल सकते हो, फंड्स। जैसे हम कहते हैं कि यार हमने एक प्रोजेक्ट करना है, अब उसके लिए हम ये बोलेंगे ना कि हमें कैश दो, ठीक है ना, ये नहीं बोलेंगे। इसकी जगह क्या बोलेंगे, हमें फंड्स अरेंज करने या हमें फंड्स चाहिए। इसका मतलब कि अरेंजमेंट ऑफ कैश। बात एक ही है, फंड्स या पैसों को ही बोला जाता है, ठीक है ना। तो कोई भी गुड्स या सर्विसेज को खरीदने के लिए आप किसी अरेंजमेंट करने के लिए, अरेंजमेंट का मतलब कोई भी एक्टिविटी करने के लिए आपने कोई चीज खरीदनी है कंपनी में या कोई चीज बेची है, ठीक है ना। हर खरीदने पे आता है, क्योंकि अरेंजमेंट क्यों की जाती है, खरीदने पे। सिर्फ आपने कोई चीज बाय की है, कोई आपने बाय क्या किया, कोई गुड्स बाय करनी है या आपने कोई सर्विस बाय करनी है कंपनी में, ठीक है ना, तो आप उसके लिए पैसे अरेंज करोगे। तो वो अरेंजमेंट ही क्या कहलाएगी, अरेंजमेंट ऑफ कैश क्या होती है, बेसिकली फंड्स होते हैं। बात एक ही है, जस्ट इसलिए बताया कि अगर कभी वो पूछ ले तो फंड इज द अरेंजमेंट ऑफ कैश फॉर बाइंग द गुड्स और सर्विसेज। अच्छा, अब तो यहाँ तक तो बेसिकली मैंने आपको कैश फ्लो और कैश फ्लो का मतलब सिर्फ डेफिनेशन टाइप ही करवाया है। अब हम जान लेंगे पहले अपने टॉपिक मतलब एक पॉइंट की तरफ, टाइप्स ऑफ कैश फ्लो। अब टाइप्स ऑफ कैश फ्लो में बेसिकली यहाँ पे हमने जो कैश फ्लो पढ़ना है, कैश फ्लो बेसिकली ना एक बिजनेस होता है ना, उसमें 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं। एक बिजनेस में हमेशा 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं। उन 3 तरह की एक्टिविटीज को मैं आगे डिवाइड करने लगा हूँ, और हर तरह की एक्टिविटीज से जो कैश जनरेट होता है ना, वो अलग तरीके से होता है। एक होता है एक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक एक्टिविटी का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, ये पहली एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, इससे जो कैश अरेंज होगा उसका उसकी नौइयत, उसका जो कह लो कि एक नेचर मुख्तलिफ होगी। दूसरी टाइप है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जो आपकी बिजनेस में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, उससे आने वाला कैश की नेचर या उसकी नौइयत मुख्तलिफ होगी। और तीसरा है जनाब आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन तीनों का फर्क समझते हैं, फिर देखते हैं कि कैश फ्लो किस तरह मुख्तलिफ होंगे, एग्जाम्पल से समझाऊंगा। सबसे पहले फर्क समझते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्या मतलब होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है जो डे टू डे आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, डे टू डे। अब डे टू डे एक्टिविटीज में आपका क्या हो रहा है, मतलब कैश के हिसाब से कैश आ जा कैसे रहा है। डे टू डे एक्टिविटीज में आप सेल्स कर रहे हो, डे टू डे एक्टिविटीज में आपका जो है वो
कह लो कि पेमेंट टू सप्लायर कर रहे हो, सप्लायर आ रहा है उसे पेमेंट कर रहे हो, आईरोज ही आता है ना सप्लायर, पेमेंट टू सप्लायर्स कर रहे हो या उसे सेंड कर रहे हो, अब तो है डिजिटल सिस्टम आ गया है। या फिर आप अपने एम्प्लॉयज को पे कर रहे हो, ये डे टू डे एक्टिविटीज है, और डे टू डे ना भी हो, जरूरी नहीं रोज बरोज, महीने हर महीने बाद भी दे रहे हो तो ऑब्वियसली ऑपरेशन ही है आपका, पेमेंट टू एम्प्लॉयज। उसके अलावा क्या कहते हैं, हाँ ये जो आए रोज में आपके जो खर्चे छोटे मोटे आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं ना रोज के, वो आपका किसका पार्ट है, डे टू डे एक्टिविटीज का। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बेसिकली क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता है कि आप ना कहीं इन्वेस्ट कर दो, कहीं किसी लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या कहते हैं, आपने कहा कि हम बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, आपने न्यू बिल्डिंग ले ली, उसमें इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, यानी कि नॉन करंट एसेट जिसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है ना, उसको बाय कर दिया, उसको सेल कर दिया, ले लिया, खरीद लिया या बेच दिया, है तो कैश फ्लो ही जनरेट होने है ना। या फिर आपने कोई कैपिटल पेमेंट कर दी, कोई भी कैपिटल नेचर की पेमेंट कर दी, कैपिटल नेचर की पेमेंट कर दी, जैसे आपने अपना कोई बिल्डिंग, आपकी दो मंजिल की बिल्डिंग थी, आपने एक और मंजिल डाल ली, अब जो तीसरी मंजिल डाली, आपने एक्सपेंड किया ना, तो एक्सपेंड करने पे कैपिटल जो पेमेंट की होगी वो कैपिटल नेचर की होगी, वो भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो, ठीक है। या आपने वो बिल्डिंग ही बेच दी पूरी, तो ऑब्वियसली उससे आपको कैश इनफ्लो हो जाएगा, पैसा आएगा, ठीक है ना। और एक क्या होता है, हाँ याद रखना कि फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में ना डिफरेंस करना बड़ा फर्क, बड़ा एक ना मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, पैसे लगाना, फाइनेंसिंग का मतलब भी एक किस्म का यही होता है। लेकिन याद रखना इन दोनों में फर्क किस तरह करना है, आपने इन दोनों में फर्क इस तरह करना है कि जो कैपिटल रिसीट्स होंगी ना, कैपिटल नेचर की रिसीट्स, कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज बेची, बेच के, फाइनेंसिंग का मतलब समझना कि जिस चीज को बेच के पैसा है, इन्वेस्ट का मतलब समझना इन्वेस्ट करना है, पैसा देना है, मतलब इन्वेस्ट का ताल्लुक रहना आउटफ्लो से, कि पैसा आउटफ्लो करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे, उससे प्रॉफिट आएगा। फाइनेंसिंग का मतलब आएगा कि बड़ी चीज बेच के डायरेक्ट कैश हमने ले लिया, तो इसका मतलब कैपिटल नेचर की जब आप यहाँ पे पेमेंट है ना, कैपिटल नेचर की अगर आपके ऊपर रिसीट हो जाए, यानी कि अगर आप बिल्डिंग बढ़ा रहे हो, बना रहे हो, तो इसका मतलब है इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप बिल्डिंग बेच रहे हो तो इसका मतलब आप फाइनेंस कर रहे हो अपने आप को, पैसा बड़े चीज बेच के पैसा जो है ना हासिल कर रहे हो। या लॉन्ग टर्म एसेट्स बेच के, कैपिटल नेचर की रिसीट का मतलब कि लॉन्ग टर्म एसेट बेच लो, बिल्डिंग बेच लो, गाड़ी बेच लो, बिजनेस की बड़ी बड़ी जितनी भी चीजें बेच लो, कैपिटल नेचर की रिसीट ही होती है। अच्छा, तो ये थी हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। अच्छा, अब इससे रिलेटेड देखो ना, मैंने आपको बताया कि जो रेवेन्यू और एक्सपेंस से रिलेटेड जो है, इसका कैश फ्लो क्या होगा कि सेल से आपको पैसे आ रहे हैं, कैश इनफ्लो हो रहा है, और बाकी तीनों जो है वो कैश आउटफ्लो है। तो आए रोज के खर्चे जो उसमें जो है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगा। अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग की बात करें, तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास ज्यादा पैसे आ गए हैं और हम चाह रहे हैं कहीं आगे इन्वेस्ट कर दें ताकि हमारी अर्निंग्स भी बढ़ जाए और हमारे इन्वेस्टमेंट भी रहे, तो उसके लिए क्या होता है, अभी सारे के सारे के यहाँ आउटफ्लो हैं, कि आपने बिल्डिंग ली या फिर उसको, और फॉर एग्जाम्पल आपने रिसीट यानी कि वो बिल्डिंग बेच दी, वही चीज बेच दी, बड़ी कोई नॉन करंट एसेट, कोई लॉन्ग टर्म एसेट बेच दिया, तो वो क्या होगा, आपकी रिसीट जो कि आपका इनफ्लो है, जो आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आ रहा है। बेसिकली नेचर बताने की थी कि ऑपरेटिंग जो है वो कैश इनफ्लो आउटफ्लो दोनों में डील करता है, इन्वेस्टिंग जो है वो आउटफ्लो में ज्यादातर उसका डीलिंग होती है, और फाइनेंसिंग की इनफ्लो में ज्यादातर डीलिंग होती है। इनफ्लो इनफ्लो फाइनेंसिंग का मतलब होता है अपने आपको पैसे मिले, हमें पैसे कहीं से, तो कैसे मिलते हैं कि अगर आप कोई बड़ी चीज बेचोगे। तो ये तीन एक्टिविटीज कैश के मुताबिक हमने पढ़ी। अच्छा, इसके अलावा और भी पढ़ते हैं कैश फ्लो की एग्जांपल्स में। देखो, अब फॉर एग्जांपल आपने, आपका रोज का की कैश सेल हो रही है या परचेज हो रही है, अब ऑब्वियसली आय रोज का है, परचेज ऑफ स्टॉक एग्जांपल लिख रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। या फिर आपको पैसे मिले आपके रिसीवेबल से, क्रेडिट कस्टमर से, रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, अब ये भी आय रोज चलते ही रहता है काम शाम, रिसीवेबल का भी। और या पेमेंट टू, यहाँ कहीं पे आपने आपने क्रेडिट लिया था, अब आपने बाद में उसको पेमेंट की, पेमेंट टू ट्रेड पेबल,
तो ये तीनों किसकी एग्जांपल है? ये आय रोज के खर्चे हैं, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। और ये रेगुलर रेवेन्यू रिसीट्स और पेमेंट्स के अंदर आ रहे हैं, मतलब इसी के अंडर आ रहे हैं। अच्छा, ये सबसे पहला। अब दूसरे देखते हैं। आपने जनाब इशू कर दिए शेयर्स, ठीक है। आपने क्या किए? आपने इशू कर दिए शेयर्स, या फिर आपने बिल्डिंग बेच दी, बिल्डिंग की डिस्पोजल कर दी। डिस्पोजल मतलब बेचना। नॉन करंट एसेट के लिए सेल नहीं लिखते, नॉन करंट एसेट के लिए डिस्पोजल लिखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो ये आपके क्या कि इससे आपको फाइनेंस आएगा, ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है बेचकर। और अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं, मतलब आपने वहां पे इन्वेस्ट किया, बाय शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, या फिर आपने बिल्डिंग खरीदी है, एक्विजिशन। जिस तरह बेचने के लिए डिस्पोजल यूज होता है, खरीदने के लिए एक्विजिशन यूज होता है। तो एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये क्या आपने वहां पे इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो ये सीन है, ये आपके पास क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये तीन एक्टिविटीज हैं जिसकी बेस पे बिजनेस ज्यादातर अपने कैश को देख रहा होता है कि हमारी। और ये क्यों करता है डिवाइड आगे? इसलिए करता है कि कल को अगर किसी पार्ट में इशू आ रहा है तो हमें पता चल सके कि कौन से पार्ट में इशू आ रहा है, कहाँ पे कैश ज्यादा लग रहा है, कहाँ पे कम लग रहा है, हमें पता हो। अगर वो मिक्स होंगी सारी चीजें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कैश को मैनेज करना। क्योंकि हमारे जो टॉपिक है उसका नाम कैश मैनेजमेंट ही है असल में, बीपीपी के बुक में, कि उसको मैनेज किस तरह करना है। अब इससे आगे हमारे पास आ रहा है कि यार देखो, हम कैश का पढ़ तो रहे हैं, लेकिन कैश इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इज कैश इंपॉर्टेंट? देखो, कैश का ना इम्पोर्टेंट होना ना, कोई मतलब इसमें कोई इलॉजिकल सी बात नहीं है। कैश इज इम्पोर्टेंट। हमें नॉर्मल लाइफ में पता है कि हमारे जो डे टू डे काम है, फॉर एग्जाम्पल हम हमारे लेवल पे हम क्या सोच रहे होते हैं? डे टू डे काम। हम घर वालों से कहते हैं हमें पैसे चाहिए, हमने ये चीज लेनी है, ये डे टू डे काम है। हमें ये डे टू डे कोई रजिस्टर लाना है, कोई चीज पकड़नी है, कोई अपना वैसे ही आपको चाहिए पैसे, आप अपने घर वालों को वो आपको पैसे देते हैं, ठीक है ना। अब आप अपने पेरेंट्स को देखोगे, पेरेंट्स सोच रहे होंगे अच्छा यार हमने ना अपना ये हमारा इतना घर है, हमने इससे बड़ा घर बनाना है, या हमने घर शिफ्टिंग करनी है, थोड़ा बड़ा घर लेना है, या हमने गाड़ी लेनी है। वो सोच रहे हैं किस लेवल पे? बड़े लेवल पे, यानी कि इन्वेस्ट करने के लेवल पे। ऑब्वियसली वहां से रिटर्न नहीं आ रहा। वैसे ही मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ कि अगर बिजनेस के लिहाज से देखो तो बिजनेस भी इस तरह डे टू डे, इस तरह बड़े लेवल, बड़ी मैनेजमेंट बड़ा सोच रही होती है, छोटी मैनेजमेंट डे टू डे। सिंपल मैनेजर्स जो होते हैं बिजनेस के, वो क्या सोच रहे होते हैं? डे टू डे एक्टिविटीज को देख रहे होते हैं। उससे ऊपर वाले देख रहे होते हैं 6 महीने की एक्टिविटीज, 8 महीने की, साल के अंदर अंदर। उससे ऊपर वाले कौन देख रहे होते, क्या देख रहे होते हैं? पूरे पूरे 5-5 साल या पूरी पूरी जिंदगी देख रहे होते हैं बिजनेस की, हमने किस तरह। तो इन सब के लिए, इस सब को चलाने के लिए हमारे पास कैश होगा तो सारे ऑपरेशन चलेंगे ना। तो कैश इसलिए जरूरी है। कभी कभार क्या होता है कि देखो यार, आप अगर हम बात करें ना प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट हम किस तरह निकालते हैं? एक्रूवल बेसिस पे। जैसे प्रॉफिट के अंदर हमारे पास क्रेडिट सेल्स भी होती हैं। अब फॉर एग्जांपल क्रेडिट सेल्स है 4 मिलियन की, मतलब 4 मिलियन हमने सेल्स में लिखा हुआ है, लेकिन पैसे हमारे पास, ये असल में कैश नहीं आया हुआ। ऐसा ही है ना क्रेडिट सेल्स का मतलब। लेकिन दिखने में लग रहा है कि 4 मिलियन जो है सेल्स हुई हुई है, और वो उसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट में भी काफी ज्यादा अमाउंट होगी। हो सकता है कि बिजनेस ना एक टाइम पे प्रॉफिटेबल हो, दिखने में उसका प्रॉफिट हो, लेकिन एक साइड पे उसको कैश का डेफिसिट हो रहा हो उसी टाइम पे। क्यों? क्योंकि देखो 4 मिलियन की जो क्रेडिट सेल्स हैं, वो दिखने में तो लग रहा है कि हाँ 4 मिलियन की हुई है, पैसे तो बाद में मिलने हैं उस साल के लिए। फॉर एग्जाम्पल 2020 की बात करें, अगर 2020 में पता चला कि हमारे जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा, मतलब फॉर एग्जाम्पल 2 मिलियन प्रॉफिट है, ठीक है ना। लेकिन जब हम कैश डेफिसिट में आए तो पता चला कि हमारा कैश डेफिसिट नेगेटिव में है, और नेगेटिव में 1 मिलियन है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 4 मिलियन है ये तो हमें मिलना है ना अभी। अक्रूवल वाला कहता है कि यार भाई आपकी कोई सेल हुई है, आप पूरी लिख लो। कैश वाला कहता है भाई कैश जब मिला ही नहीं है
जब कैश आया ही है, इनफ्लो हुआ ही नहीं है, तो हम कैसे नेट कैश फ्लो में कैश इनफ्लो लिख रहे हैं? जब आया ही नहीं, जब इनफ्लो होगा हम लिख लेंगे। तो इस वजह से जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस प्रॉफिटेबल हो रहा है या लॉसेबल है, ये इतना जरूरी नहीं है। जितना जरूरी ये है कि बिजनेस के पास कैश होना चाहिए, बिजनेस का कैश सरप्लस आना चाहिए। अगर बिजनेस का कैश सरप्लस है ना, और वो लॉसेबल भी है, तो बिजनेस रन कर सकता है क्योंकि कैश है। और अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल है और बिजनेस का कैश डेफिसिट है, तो बिजनेस डूब जाता है। कभी कभार क्या होता है, आपका बिजनेस अच्छा भला चल रहा होता है। हमारे, मुझे अभी भी याद है, हमारे एक टीचर होते थे, उनके जानने वाले, उन्होंने बताया था हमें कि उनका एक जानने वाले थे, उनके पास एक फैक्ट्री थी। वैसे वो प्रॉफिट कमा रहे थे, उनकी स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन उनके पास कैश डेफिसिट आ रहा था कोई 3 से 4 सालों से। और एंड पे क्या हुआ, उनको बिजनेस बंद करना पड़ा। हालांकि दिखने में प्रॉफिट आ रहा है, जो देखेगा वो कहेगा यार बड़ा प्रॉफिट है, लेकिन अगर कैश फ्लो देखा तो वो डेफिसिट में आ रहा है। तो ये जरूरी नहीं होता कि प्रॉफिट, अगर अगर आपको प्रॉफिट है तो यहाँ से कैश आपके पास आएगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। क्योंकि प्रॉफिट तो एक्रूअल पे डील कर रहा है, और कैश तो डील कर रहा है फिजिकल पैसों पे, कि पैसे हैं तो ठीक है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके पास बिजनेस करना अगर आपका वर्किंग कैपिटल, याद रखना वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल एक किस्म का, मैं अगर बताऊं आपको, बोलते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब आपको पता है करंट एसेट्स में कैश आता है। अब वर्किंग कैपिटल जितना ज्यादा होगा, इसका कैश जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल ज्यादा है। एक कंपनी का वर्किंग कैपिटल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए बिजनेस चलाने के लिए। तो जिन कंपनीज के वर्किंग कैपिटल ज्यादा नहीं होते, वो फिर एंड पे क्या होता है, वो बिजनेस डूब जाते हैं। तो इस तरह से कैश इंपॉर्टेंट है। और क्या, ऑब्वियसली मैंने कहा डे टू डे एक्टिविटीज चलानी है आपने। फिर उसके बाद ऑब्वियसली आपको पता है कि आप एसेट खरीदते हो, तो आपको, आप जब एसेट खरीदे, अब आपको पैसे देने हैं, पैसे देने तो पड़ेंगे, या आपने आपने आगे कस्टमर को दिए, अब उसने आपको थोड़ी देर से बाद पैसे दिए, तो ये फर्क आ जाता है। इन चीजों में फर्क आ जाता है, पैसों के आने में, पैसों के जाने में। ठीक है। वर्किंग कैपिटल की जो मैंने बताई थी, वर्किंग कैपिटल में समझा दूं प्रॉपरली, इसका एक फॉर्मूला तो मैंने बता दिया कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, मतलब करंट एसेट में सारे करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दो, आपके पास वर्किंग कैपिटल आई थी। अब करंट एसेट में बेसिकली हमारे पास बेसिक चीजें जो इस फॉर्मूले में ज्यादातर डील करते हैं, वो क्या, इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल माइनस ट्रेड पेएबल लाइबिलिटी है। तो ये बेसिकली फॉर्मूला यूज होता है वर्किंग कैपिटल के लिए। ऑब्वियसली करंट एसेट में कैश भी होता है, लेकिन नॉर्मली ये फॉर्मूला यूज होता है वर्किंग कैपिटल का, अगर वो पूछ ले। और वर्किंग को क्या, अगर बिजनेस को क्या, मतलब बिजनेस को अच्छा रन करना है, तो उसका वर्किंग कैपिटल ज्यादा से ज्यादा बेटर होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल मैं क्यों बता रहा हूँ, असल में वर्किंग कैपिटल बताने की वजह ये है कि हमने पढ़ना है वर्किंग कैपिटल साइकिल। ये बड़े मजे का साइकिल है। समझते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। देखो यार, आपका बिजनेस है, ठीक है, आप काम करते हो टेबल बनाने का। क्या काम करते हो, टेबल बनाने का। टेबल के लिए आप क्या लाते होगे, वुड। आपने आपने अपने से कैश इन्वेस्ट किया, अपने से घर से कैश लाए और अपना कैश इन्वेस्ट किया, ठीक है ना। और उस कैश से आपने खरीदा बाय मटेरियल 30 डेज के क्रेडिट पर, 30 डेज के क्रेडिट पर। या आपके पास कैश नहीं है, छोड़ो, बात शुरू हो रही है, आपने मटेरियल खरीदा और उसे कहा कि मैं ना 30 दिनों के बाद पैसे दे दूंगा। उसने कहा ठीक है। अगले उसको, मतलब अब दिखने में आपको पैसे कैश आउटफ्लो कितने दिनों में करना है, कैश आउटफ्लो जितना भी करना है आपको कितने दिनों में करना है, 30 दिन में करना है, ठीक है ना। उसको आपने मटेरियल को कन्वर्ट किया इनटू फिनिश गुड्स, इसमें आपको फॉर एग्जांपल सारे मटेरियल को कन्वर्ट करने में आपको लगे 60 डेज, ठीक है। उसके बाद आप, अब उसी वक्त थोड़ी बिक जाता है, आपने थोड़ा सा उसको होल्ड किया, होल्ड गुड्स, फॉर एग्जांपल बिकते बिकते सारा माल लग गए 15 डेज। 15 डेज के बाद आपने, आपका चीजें बिक गई, चीजें जब बिकी तो आपके कस्टमर ने भी तो आपसे मांगा होगा कोई ना कोई टाइम। फॉर एग्जांपल आपसे, आपके कस्टमर ने कहा कि रिसीवेबल आपका हो गया 45 डेज का, ठीक है ना। 45 डेज के बाद आपको कैश मिले,
और कैश आपको इसको देना है, लेकिन इसको तो अगर आप कैश का अब दोगे तो ये तो मसला हो जाएगा, आपको उसको 30 डेज के अंदर अंदर देना है। यानी कि अभी ये वाले मटेरियल से फिनिश गुड्स में चीज कन्वर्ट भी नहीं हुई, उसी पे 60 दिन लग गए हैं, आपको मटेरियल अभी आपके पास ऐसे ही पड़ा हुआ है, आपको 30 दिनों के अंदर अंदर उसको पैसे देने हैं। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल का क्या सीन होता है कि ये चीज से आप अंदाजा लगा लेते हो कि आपने पैसे जो देने हैं वो कितने दिनों में देने हैं, और आपको जो पैसे मिलने हैं वो कितने दिनों में मिलने हैं। अब आप अपने राज से देखो, आपको इस लेवल पे माल मिल गया है ना, 60 डेज ये, 15 डेज होल्ड करने में, फिर चीज बिक गई, 45 डेज रिसीवेबल के, 120 डेज में आपको पैसे मिलने हैं। आज से मतलब इस पॉइंट से आपको वन यहाँ तक घुमा के 120 डेज में आपको पैसे मिलने हैं, लेकिन आपको उसको 30 डेज के अंदर पैसे देने हैं। तो आप कहाँ से पैसे दोगे? फिर आपको अलहदा से कैश में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप इन्वेस्ट का मतलब आपको खुद अपना पैसा कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो आपको कहीं और से कैश उठाओगे, उससे दे दोगे, उससे पूरा कर दोगे, फिर 120 दिनों बाद आपको मिल जाएगा पैसा, ठीक है ना। अब ये वर्किंग, अब मैं अगर निकालू ना तो वर्किंग कैपिटल साइकिल का जो, अगर मैं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पे, तो वो फॉर्मूला क्या, बेसिकली फॉर्मूला मैंने यही पढ़ा था ना कि इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल माइनस ट्रेड पेएबल। अब इन्वेंट्री कितने दिन मेरे पास रही? 60 डेज, 60 के बाद 15 डेज मजीद, मतलब टोटल 75 डेज मेरे पास इन्वेंट्री रही, चाहे वो गुड्स में कन्वर्ट हो गई। 45 दिन का ट्रेड रिसीवेबल रहा, माइनस ट्रेड पेएबल कितने दिन में मैंने उसे पे करना था? 30 डेज में। ये मेरे पास आ गए 90 डेज। 90 डेज मेरे पास कैश कोई नहीं होगा, मतलब अगर मैं 30 डेज, पहले 30 डेज में उसे पूरा पूरा करना है पैसा, तो अगले 90 डेज में तो ऑब्वियसली पैसा नहीं होगा, और पीछे से भी जो 30 डेज में सप्लायर को पैसे देने हैं इस पॉइंट पे 30 डेज के बाद, वो कहाँ से दोगे? वो फिर अपने पैसे लाने पड़ेंगे आपको, और अपना अलहदा से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी बिजनेस डूबते हैं। बिजनेस कहते हैं कि नहीं यार हम जो कमाएंगे वो वही सप्लायर को दे देंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे तो ये आया पॉजिटिव, पॉजिटिव 90 डेज। एक बिजनेस है फॉर एग्जांपल, जब मैंने ना नॉलेज ले लिया, मैंने मैंने भी, भाई ने भी सोचा, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, भाई ने भी सोचा यार मैं भी ना कुछ ऐसे टेक्निक लगाता हूँ। भाई ने क्या किया, मैंने ना सप्लायर से कहा, सप्लायर को किसी तरह मना के ना, मैंने ना कहा कि ना यार मुझे ना मटेरियल दो 60 डेज के क्रेडिट पर। मैंने उसे ना मना के 60 डेज के क्रेडिट पे ले लिया मटेरियल, और मैंने कहा 60 डेज के बाद कैश दे दूंगा। वो आया, मैंने मटेरियल को जल्दी से जल्दी कन्वर्ट कर लिया इनटू फिनिश गुड्स 10 डेज में, मतलब जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन मैंने हैवी किस्म की कर दी, ठीक है ना, प्रोडक्शन मैंने हैवी किस्म की कर दी। थोड़ा सा मेरे पास पड़ा रहा, फॉर एग्जांपल मैंने उसकी अच्छी एडवर्टाइजमेंट की, मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 दिन मजीद पड़ा रहा वो, सही है। और जब वो बिक गया, उसके बाद मेरे जो कस्टमर था उसने मुझे कहा कि भाई मुझे ना 1 महीने का चाहिए क्रेडिट। मैंने उसे निगोशिएट किया, मैं कहा यार मेरे हालात खराब है, मैं कोई नहीं 1 महीने का दे रहा, मैं तुम्हें दे रहा हूँ 20 दिन का क्रेडिट, ठीक है ना। उससे मैंने दे दिया भाई रिसीवेबल जो क्रेडिट उसको दिया मैंने, कितने दिन का? 20 डेज का, ये 20 डेज बाद पैसे आ जाने चाहिए। 20 डेज बाद कैश आया। अभी छोड़ो, अभी अभी मैं देखता हूँ, अभी देखते हैं कैश कहाँ जाएगा। ये देखो 60 दिन के अंदर उसे पे करना है, 10 दिन मुझे लगे बनाने में, प्लस 10 दिन लगे उसे होल्ड करने में, प्लस 20 दिन लगे उसे कस्टमर से आने में, मतलब 40 दिन में मेरे पास पेमेंट आ गई। 40 दिन में जो माल मैंने मंगवाया था उसकी पेमेंट आ गई, और मैंने कब पे करना है? 60 दिनों में। तो जो कैश यहाँ से आएगा उसमें से जो मेरी प्रॉफिट है वो मैं अपना रख लूंगा, बाकी जो इसका कैश है वो मैं इसे दे दूंगा। इसमें मुझे एक्स्ट्रा से कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, एक्स्ट्रा से कैश डालना पड़ा जैसे ऊपर डाला था? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे मेरा कैश बिल्कुल नहीं डालना पड़ा। लेकिन अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं अगर निकालूं वही वर्किंग कैपिटल वाला फॉर्मूला लगाऊं, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल माइनस ट्रेड पेएबल। इन्वेंट्री मेरे पास है 10 दिन, ट्रेड रिसीवेबल मेरे होल्डिंग भी साथ है 20 दिन, टोटल ट्रेड रिसीवेबल 20 डेज माइनस 60, आंसर आएगा -20 डेज। याद रखना कि वर्किंग कैपिटल आपका जितना कम है, वर्किंग कैपिटल आपका जितना कम है उतना बेस्ट है, उतना गुड है। और अगर वर्किंग कैपिटल नेगेटिव में है ना तो वो कह लो बेस्ट
है कि उसमें आपको अलग से पैसा लगाना ही नहीं है, उसमें आपके कस्टमर से जो पैसा आया उसी में से आपने सप्लायर को पैसा दे देना है। और वर्किंग कैपिटल जितना ज्यादा है उतना फिर आपको बैड है, उतना आपको मजीद मोर कैश इन्वेस्ट करना पड़ेगा दरमियान में। इसमें इसमें लो कैश इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और इसमें तो कैश इन्वेस्ट करना ही नहीं पड़ेगा ना अगर नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि उसमें आपको जो कस्टमर से पैसा आ रहा है वही आप दे ही जा रहे हो। तो ये था हमारे पास वर्किंग कैपिटल साइकिल। अगर कोई पूछे वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो नेगेटिव बेहतर है या पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल इज मोर गुड देन पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो यार यहाँ पे हमारा तकरीबन जो है कैश इन वो क्या कहते हैं कैश वर्किंग कैपिटल का साइकिल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं आगे अगले टॉपिक्स कैश के, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।